विद्यार्थियों 908 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे। वीडियो को फुल स्क्रीन और फुल एचडी में देखना, कम से कम 480p में जरूर देखना, 480p में जरूर देखना, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। और वीडियो की सेटिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको सेटिंग फिर भी नहीं करने आती है तो आपका जो अभी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा आइकन मिलेगा आपको इस तरह से डैश डैश करके, ठीक है, इस तरह से ये सेटिंग वाला आइकन है। वीडियो के ऊपर टच करोगे तो आपको दिखाई देगा, इस पर टच करोगे तो एक एडवांस ऑप्शन आएगा। क्वालिटी, पहले क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, क्वालिटी लिखा हुआ आएगा, क्वालिटी सेलेक्ट करोगे आप। उसके बाद में इसमें आपके नीचे के नीचे एडवांस लिखा हुआ आएगा। एडवांस पे जैसे ही टच करोगे आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। इसमें से 480 कम से कम सेलेक्ट कर लेना, और 480 से ऊपर सेलेक्ट करते हो तो और अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए बताए गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कोई दो परिभाषा लिखिए या दीजिए। देखिए परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए हमने दो परिभाषाएं जो है ईवी वेल्स के शब्दों में लिखा है। कभी कभी एमसीक्यू भी बन जाएगा कि सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। यह कथन किसका है? तो आपको याद रहना चाहिए ये ईवी वेल्सले का है, ठीक है। और दूसरा एक और है परिभाषा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इसका जो डेफिनेशन है वो अलग है, तो यह ध्यान रखना है, डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र पूछ सकता है, इस क्षेत्र के मैंने कुछ क्षेत्र यहाँ बताए हैं, कुछ क्षेत्र नीचे भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्रों को ध्यान रखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं लिखनी है। क्या है सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे 4 पॉइंटों में अगर आप लिख देते हैं, ये एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं, तो उनमें आप इनको लिख देंगे। कोई भी 2 विशेषताएं पूछ सकता है, कोई 4 विशेषताएं पूछ सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके आने वाले जो विषय बचे हुए विषय हैं उनको भी अपलोड किया जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इन क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के उद्देश्य बताइए। तो जो शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षक नहीं है, शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है। थोड़ा सा जो है, जो जहां पे भी कुछ गलत दिखेगा वो मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य बतलाए हैं, तो कौन कौन से है वो उद्देश्य आपको बताना है। शिक्षक के नहीं है, शिक्षण के हैं। शिक्षक की बात हम नीचे करेंगे, ठीक है। ये देखिए, सामाजिक अध्यक्ष शिक्षक के लक्ष्य जो है क्या होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट वाइज लिखे हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इनको पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं इन वीडियो को मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ के बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके लिए ही दुखदाई होगी। फिर आप नहीं देख पाओगे, या फिर आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने जितने शब्दों को अच्छे तरीके से लिखना है उतना कोशिश किया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लक्ष्य बताइए। लक्ष्य क्या होता है उन शिक्षकों का जो सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं, उनका लक्ष्य आपको बताना है। पॉइंट वाइज 5 पॉइंटों में आपको इसको दे देना है। इसके बाद जो छोटे क्वेश्चंस में आते हैं हम, तो सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। सामाजिक विज्ञान की परिभाषा अभी भी मैंने आपको बताई है। ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान लोगों तथा सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको बता देना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ले की, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी पे गलत टिक लगा हुआ है, आपको देना है वेस्ले की ये परिभाषा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, सामाजिक विज्ञान की विषय सामग्री द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के सम्मुख वर्तमान विश्व को स्पष्ट एवं सुगम बना सके। यह कथन जो है बाइनिंग एंड बाइनिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनिंग एंड बाइनिंग जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है भवन, स्मारक, चिन्ह, मुद्राएं एवं उपकरण किस प्रकार के स्रोत संदर्भ हैं? तो ये तत्कालीन स्रोत संदर्भों में लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, यह कथन किसका है? इतिहास मतलब हम पढ़ते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं, ये किसने दिया था? तो ये क्राम्बले का है ये कथन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया, सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता, वह विषय है। तो कौन सा विषय है जो सामाजिक अध्ययन में नहीं है? सीधा सीधा आप देख रहे हैं सभी चीजें आती हैं, केवल रसायन शास्त्र जो है सामाजिक अध्ययन में नहीं आता, यानी कि केमिस्ट्री में आ जाता है, ये रसायन शास्त्र में आ जाता है, रसायन विज्ञान में आ जाता है। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि है। परंपरागत जो विधि है वो पाठ्य पुस्तक विधि है, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम जो है इल्तुतमिश था, ठीक है। इसके बाद जो है इतिहास को जानने के विभिन्न संकेतों के बारे में लिखिए, तो कौन कौन से संकेत हो सकते हैं, तो इसमें तालिका, चार्ट वगैरह, समय रेखा सब कुछ आ सकती है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। चार्ट में आपका तालिका चार्ट आ जाएगी, वृक्ष चार्ट आ जाएगा, समय चार्ट आएगा, प्रवाह चार्ट आएगा, चित्रात्मक चार्ट आएगा और संगठन चार्ट आएगा। समय रेखा एवं समय ज्ञान के अंदर स्थिति देखेंगे, दूरी देखेंगे और अवधि देखते हैं। उसके बाद में आपके जो और पॉइंट्स हैं जिसमें समय लेखा चित्र आ जाता है, तुलनात्मक लेखा चित्र आ जाता है, और भित्ति समय रेखा, वंश वृक्ष तालिका और विविध तालिकाएं, रेखा कृति एवं युद्ध योजनाएं जो हैं ये भी इसमें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, इतिहास को जानना है, तो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, ये भी आपको बताना है। अभी अभी हमारी जो राष्ट्रपति बनी है, आपको पता ही है कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, तो वो आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें करंट में भी पूछी जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभी राष्ट्रपति की जगह आपका प्रधानमंत्री के बारे में, और कुछ संविधान के बारे में जो हम पहले बता चुके हैं, कुछ विषय जो आपके पहले से हैं 901 से लेकर के बहुत सारे विषय जो हमने अभी तक आपको बताए हैं, उनमें जो है संविधान, ठीक है, संविधान जरूर एक बार देखना है आपको। संविधान में से क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको देख लेने हैं और समझ लेना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप बता दोगे कि उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो शक्तियों को हमने पॉइंट वाइज लिखा है, और उनका कार्यकाल भी बताना है, तो कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये उल्लंघन करते हैं तो उनको जो है पद से हटाया भी जा सकता है। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 5 कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5 कारण को हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया हुआ है। देखो, आपको अलग अलग इंक से बताने का ये रीज़न है कि आपको आसानी से फटाफट याद हो जाए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख लेंगे। इसके बाद में है राज्य सब बच्चों को 14 वर्ष की अवस्था की समृद्ध तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान खालिस्तान में है, तो ये अनुच्छेद 45 में प्रावधान दिया गया। अभी संविधान की बात कर रहा था और संविधान के अनुच्छेद 45 में इसको दिया गया है। सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालय विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों की विवेचना करते हैं। परिभाषा जो अभी अभी मैंने बताया कि ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान नामक पद उन संकेत करता है, तो ये ईवी वेस्ले का हमने एमसीक्यू देखा था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अभिलेख विज्ञान क्या है, तो प्रस्तर धातु, लकड़ी एवं मिट्टी आदि पर उत्कीर्ण पुरातन अभिलेखों का अध्ययन ही जो अभिलेख विज्ञान कहलाता है। उसके बाद में यहाँ पे पद्मत यहाँ पे पद्मावत है ना, ये पद्मावत है, ठीक है। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता का नाम आपको बताना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी उसके रचयिता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में पारिवारिक का स्वरूप था, तो पितृ सत्तात्मक, वहाँ समय मतलब उस समय जो पूर्व में पितृ सत्तात्मक सत्ता चलती थी, पिता की ही जो है सारी बातें मानी जाती थी। प्राचीन कुरु जनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, ध्यान रखना है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये अश्मक की थी। यह क्वेश्चन आते हैं इनमें से। और वर्तमान के भागलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो उसको अंग बोलते थे। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। विजयनगर का प्रथम शासक जो है हरिहर प्रथम थे, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद में तैमूर वंश ने भारत में प्रवेश किया, तो 1398 में प्रवेश किया था। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, तो उन्होंने 12वीं सदी के अंत में किया था। एशिया के मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में सम्मिलित है, तो वो एशिया के मध्य में वर्मा जो है जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे, 9 रत्नों में ये नाम तो जरूर शामिल थे, राजा मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा और उसके बाद में हकीम कुम, ठीक है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में औरंगजेब किन मुसलमानों का विरोध किया था, तो शिया मुसलमानों का विरोध किया था। उसके बाद है नेक्स्ट, खालिस्तान क्रूर मंगोल योद्धा था जो संपूर्ण विश्व पर अधिकार करना चाहता था, तो चंगेज खान था जो क्रूर मंगोल योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और तंजौर का राजेश्वर मंदिर का निर्माण यानी कि मंदिर खालिस्तान शासकों की स्थापत्य कला का नमूना है, तो इसका चोल वंश जो था उसी ने करा था, तो चोल वंश है, ठीक है। इसके बाद में अशोक खालिस्तान साम्राज्य का महान योद्धा था, तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, आध्यात्मवाद का अर्थ लिखिए, तो आत्मा का उत्कर्ष जो है इसका अर्थ होता है। इसके बाद में
समाज में व्यक्ति का चरम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष प्राप्ति है। इसके बाद में सिंधु सभ्यता के लोग किन किन कलाओं में निपुण थे, तो वो चित्रकला, लेखन कला और कुंभ कला, ये 3 चीजों में निपुण थे, ध्यान रखना है। मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सुरसेन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नवपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे, तो वो शिव जी की पूजा करते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव का पालतू पशु कौन था, तो आदि मानव जो है कुत्ता पालते थे। वेदों की कुल संख्या जो जानते ही हैं आप 4 है, और चारों के नाम आपको याद रहने चाहिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सामुदायिक साधनों के उपयोग को दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाकलापों के आधार पे समझाइए। तो आपको मैंने यहाँ पे समझाया है, इसमें बालक के सामुदायिक समुदाय में दैनिक अनुभव जो है वो भी हमने बताया है, शैक्षिक भ्रमण बताया है, और संदर्भ व्यक्ति बताए। सारी चीज़ें इसमें पॉइंट वाइज लिखी गई है, इसको आप जब पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जरूर पढ़ लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालक के मानक व्यवहार से आप क्या समझते हैं, बालक का जो मानक व्यवहार क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने बताया हुआ है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है 1 2 3, तो इन पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता के संबंध में बालक की धारणा को समझाते हुए बालक के नैतिक द्वंद्व का वर्णन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नैतिकता का संबंध की धारणा बता देनी है, फिर बालक के नैतिक द्वंद्व को बता देना है। इसमें कुछ पॉइंटें हैं, जिसमें आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में एक बालक में नैतिकता का विकास किस प्रकार से संभव है, तो एक बालक में नैतिकता का विकास जो है इस तरह संभव है, जो इसमें दिया गया है। कुछ पॉइंटें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट जो बताता हूं उसको तो जरूर याद रखो, भले ही डेफिनेशन आप छोटी कर दो, ठीक है। तो पॉइंट वाली चीज़ है, मैं हमेशा पॉइंट इसलिए देता हूं कि बच्चों को याद करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है। हमारे चैनल पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी पढ़े, उनको पॉइंट वाइज ही आंसर दिए जाते हैं ताकि वो लोग लिख पाएं, और ऐसा ही होता है। और मैक्सिमम बच्चे जो टॉपर लिस्ट में जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा है, क्योंकि आप लोग पहली बार जुड़े हुए हैं। धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं, ये आप बताए। तो यहाँ पे बताने के लिए आपको केवल धार्मिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताना है, जो कि मैंने यहाँ पे मतलब 2 पैराग्राफ छोटे छोटे लिख करके समझाया है। इसमें वान ड्यूसेन का जो है कथन, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने हाईलाइट जो जो चीज़ें करी है, हाईलाइट चीज़ों को जरूर एक बार पढ़ना है। सामुदायिक संसाधनों के महत्व को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस महत्व को समझाया है, आप आराम से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ अगर लिखने में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो, हिंदी के जो अक्षर है कुछ गड़बड़ हो, तो आप देख लेना। वैसे होते नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें लिखते हैं तो हो सकता है कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद में सामुदायिक साधनों के अर्थ से क्या आशय है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें सामुदायिक साधनों के अर्थ आपको बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेनेंडल जो है, उनके अनुसार जो है 3 प्रमुख भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग, दूसरा भाग और उसके बाद में तीसरा भाग, ठीक है। तो इन भागों को भी याद रखोगे, पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यह कथन जो है किलप्रिट का है, ठीक है। उसके बाद में किलपेट्रिक का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं के बालकों को सबसे उपयुक्त विधि जो है वो उद्यमी विधि आती है छोटी कक्षाओं के लिए। और पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जो या फिर जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। ये परिभाषा जो है क्रो एंड क्रो की है। इसके बाद है, स्रोत विधि में सहायक स्रोत के रूप में जो है पुस्तक का उपयोग किया जाता है। कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शन करने की स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा। किसको, तो मॉडल को प्रयोग करना उचित होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा छात्रों के तथ्यात्मक व खालिस्तान ज्ञान की जांच होती है, तो ज्ञानात्मक ज्ञान की जांच होती है। मूल्यांकन खालिस्तान चलने वाली प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन जो है निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत एवं निरंतर आप लिख सकते हैं, सीधा सीधा निरंतर भी लिख सकते हैं। शिक्षा को खालिस्तान बनाना ही मूल्यांकन का अर्थ है, तो उद्देश्य केंद्रित बनाना मूल्यांकन का अर्थ है। सब कुछ देखेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खालिस्तान शिक्षा प्रधान विधि के अंतर्गत आती है, तो व्याख्यान विधि जो है ये आपकी शिक्षक प्रधान विधि के अंतर्गत आती है। इसके बाद में छात्रों की खालिस्तान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो छात्रों की प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रविधि के रूप में बताइए
सॉरी, परीक्षा प्रविधि के रूप बताइए, तो इसके होते हैं मौखिक, लिखित और प्रायोगिक परीक्षाएं। ठीक है। मूल्यांकन के लिए क्या अनिवार्य है, तो मापन अनिवार्य है। व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं, इस विधि के उपयोग, लाभ और दोष, तीनों चीजें इसमें पूछी गई हैं। तो उपयोग, लाभ, दोष अलग अलग भी पूछ सकता है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझाया है। व्याख्यान विधि क्या होती है, सबसे पहले तो आपको व्याख्यान विधि का अर्थ समझना है। उसके बाद में व्याख्यान विधि के जो है घटक, वो कौन कौन से निम्नलिखित घटकों का प्रयोग किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। फिर इसमें क्या है, उपयोग बताना है, लाभ बताना है, दोष बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो बताया, सबसे पहले उपयोग। ठीक है। अब यहाँ पे उपयोग जो है पॉइंट वाइज लिखे गए हैं, पॉइंट वाइज आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम उसमें आपका पॉइंट वाइज जो लिखे हैं, इसी में आपका उपयोग और लाभ आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी को आप लिख लोगे ना, बहुत है, आप इसी को लिख दोगे तो ये बहुत है। क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पर जो घटक है, इसी से आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। तो दो आप विधियों को ध्यान से पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एक परंपरागत विधियां हैं, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान या भाषण विधि आती है, और दूसरी आती है आधुनिक विधियां। ठीक है। तो इन दोनों विधियों को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करना है आपको। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है व्याख्यान विधि का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सीधा पूछ सकता है, व्याख्यान विधि की जो है आपको जब उपयोग करते हो तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सावधानियां 10 हैं, 10 में से 5, 6, 7 जो भी आपको आसानी से याद होते हैं याद करते जाइए, और तभी लिखना है आपको। सामाजिक विज्ञान की सामग्री के संकलन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आता है वो एक तो बहुत ही आपका लचीला बनता है, साथ ही साथ कभी कभी एग्जामिनर ज़्यादा लचीला बनाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वापिस देते हैं सामाजिक विज्ञान को, जैसे पैडागोगी को देते हैं उसी तरह से सामाजिक विज्ञान भी थोड़ा सा कष्टकारी है। मैथ कष्टकारी है, विज्ञान कष्टकारी है, तो वो सारे विषय भी मैं देने वाला हूँ आपको। उसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की सामग्री के संकलन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये सावधानियां जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में मेथड और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक जो है H.C. मॉरिसन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में स्वांगीकरण की विधि का कार्यपद है, तो इकाई शिक्षण विधि का ये एक कार्यपद है। और परियोजना विधि का अनुमोदन जो है किलपेट्रिक ने किया था। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में वांछनीय परिवर्तन लाने का साधन है, यह कथन जो है R.H. दवे का है, ध्यान रखना है आपको। निरीक्षित अध्ययन पद्धति को खालिस्तान पद्धति भी कहते हैं, तो उसको निर्देशित पद्धति भी कहते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य पर सबसे पहले खालिस्तान ने व्यवस्थित विचार प्रयुक्त किए, तो ये थे प्रोफेसर V.S. ब्लूम। उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के खालिस्तान पर आधारित होते हैं, इनके पूर्व ज्ञान पे आधारित होते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। उसके बाद में आपका योजना पद्धति के जनक जो है किलपैट्रिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने इकाई शिक्षण के लिए 3 पदों का निर्धारण किया था, ध्यान रखना है। मॉरिसन 3 पदों को ध्यान रखना है। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं ब्लूम। उसके बाद में अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है अनुभवों का संपूर्णता सिद्धांत दिया था। इसके करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित विधि जो है परियोजना विधि है। और इकाई शिक्षण के जो विधि है उसके प्रवर्तक जो है वो H.C. मॉरिसन है, ध्यान रखना है आपको सभी चीजें। अनुसंधान विधि का विकास जो है आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई, तो अनुच्छेद 39 में की गई है। क्या विधि एवं प्रविधियों के उद्देश्य समान होते हैं, तो विधि और प्रविधियों के उद्देश्य समान नहीं होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा नहीं आंसर। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैंने डिटेल ज़्यादा क्षेत्र दिए हैं, तो ये सारे क्षेत्र हैं, इनमें से कोई भी 5-6 क्षेत्र याद रखिए। कोई क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है तो पूछता है, 1 नंबर का पूछता है तो भी पूछ सकता है। 2 क्षेत्र लिखिए, 4 क्षेत्र लिखिए, 3 क्षेत्र लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। सीधा सीधा बोलेगा कि कौन कौन से क्षेत्र है, तो आपको बहुत सारे लिखने पड़ते हैं, तो कम से कम 5 से ज़्यादा आपको लिखने हैं, 5, 6, 7 आप लिख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हैं, तो सामान्य उद्देश्यों को भी पॉइंट वाइज दिया गया है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, बस इन पॉइंटों में से 15, 12, 20 जो भी आपको पॉइंट याद होते हैं उनको लिख देने हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं भी हमने पॉइंट में दी हैं, इन पॉइंटों को ही लिखना है आपको, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन के कितने विषय होते हैं, तो इसके विषय जो है एक इतिहास होता है जो 1893 में आया था, अर्थशास्त्र 1893 में ही आया था, और नागरिक शास्त्र भी 1893 में ही आया था, जिसमें राजनीति विज्ञान भी है।
लेकिन समाजशास्त्र जो है ये आया था, इसमें 5 होते हैं। समाजशास्त्र 1911 में आया था और भूगोल जो है 1961 में आया था। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। सामाजिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है पर्यटन विधि है। ये क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है पूरा का पूरा। सबसे पहले पर्यटन विधि को आप समझेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है पर्यटन विधि, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यटन का महत्व जो बताया गया था वो पेस्टलॉजी बताया गया था। और सबसे प्रत्यक्ष वास्तविक एवं अनुभवात्मक शिक्षण प्रणाली जो है पर्यटन या शैक्षिक भ्रमण जो है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। पर्यटन विधि प्रत्यक्ष ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि है। तो इसमें सारे जो है पर्यटन विधि की खासियतें और जनक भी लिख रखा है। तो जनक को आपको ध्यान रखना है, पेस्टालॉजी, ठीक है। पेस्टालॉजी यहाँ पे दिया ना, देखा पर्यटन का महत्व किसने बताया, पेस्टालॉजी ने। यहाँ पर भी जनक कौन है, पेस्टालॉजी। ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसके बाद में पर्यटन विधि के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं उनको देख लीजिए। इसमें क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यटन पर जाते समय 3 चीज़ें आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसमें ड्राइंग पेपर, डायरी, पेन और पेंसिल, ठीक है। चिड़ियाघर जाने पर जानवरों को खाना नहीं खिलाएं, ये चीज़ बता देते हैं। और कीमती सामान ना ले जाएं। और भ्रमण के जो प्रकार हैं वो स्थानीय हो सकता है, अंतर जनपदीय हो सकता है और अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण हो सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनके लिए भी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च स्तर के लिए जो है घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो इन घंटों को ध्यान रखना है आपको। गुण क्या क्या हैं इस विधि के, पर्यटन विधि के, ये गुण आपको बता देना है। और दोष भी हम देखेंगे। तो गुण ये सारे के सारे, भ्रमण विधि पूछे, पर्यटन विधि पूछे, गुण दोष कुछ भी, तो आपको ये पॉइंटों को ध्यान रखना है। इसके दोष जो बताऊंगा मैं, नीचे की तरफ थोड़े से दोष है, तो इन दोषों को पढ़ लेना है। सामाजिक अध्ययन की सीमाओं का वर्णन, इसकी सीमाएं क्या हैं वो सीमाएं मैंने यहाँ पे छोटे से पैराग्राफ में बताइए। इतना ही आपको लिखना है, चाहे ये 4 नंबर का हो, 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। लेकिन एग्जामिनर इतना समझदार है कि उसको 2 नंबर या 3 नंबर में ही पूछता है। इसके बाद नागरिक शास्त्र क्या है, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है, भूगोल का पूछ लेता है। तो थोड़ा सा परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से नागरिक शास्त्र का परिभाषा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये नागरिकों पे आता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। साक्ष्य क्या होते हैं इसको आपको बताना है, अभिलेख मैंने बता ही दिया है। तो साक्ष्य भी पूछता है। और संज्ञान का अर्थ जो है आपको बताना आना चाहिए, ठीक है। संज्ञान का अर्थ जो है आप बता देंगे। तो संज्ञान का अर्थ जो हमने यहाँ पे बताया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद है वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली, या फिर बोलता है सीधा सीधा मूल्यांकन प्रणाली से अध्यापकों को मिलने वाले लाभों की चर्चा कीजिए। चाहे वर्तमान पूछे चाहे सीधा, बस वो पूछे मूल्यांकन प्रणाली से लाभ जो है, आप अध्यापक पूछे किसका पूछे, ये पॉइंटों को ध्यान से लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया आपके मूल्यांकन प्रणाली के लाभ। और मूल्यांकन को परिभाषित करने को बोलता है कभी कभी, तो ये परिभाषित हमने कर दिया है 2 लाइनों में। और साथ ही साथ राइट स्टोन के कथानुसार भी किया हुआ है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना कि ये किसका कथन है, और पूछता है क्वेश्चन। पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है वो भी मैंने बताया है। जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं उनको ढंग से पढ़ लेना। आंकड़ों से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है ये आपको बताना है। और खोज विधि का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है निरीक्षण विधि का क्या महत्व है ये बताना है। अधिगम का सार रूप समझाने के लिए पाठ्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, या सीधा सीधा पूछे पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है तो भी आप लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक क्या है तो भी आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्ट करके यही चीज़ लिखनी है। बस देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। और शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि जो है, जिसको केस स्टडी मेथड कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, 2 लाइन बस। और एक अंतिम प्रश्न जो यहाँ पर है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर पूछ लेता है कभी कभी, तो इनको अंतरों को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना है। बाकी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मैंने जो अपने हिसाब से थी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। और आने वाले जो आपके विषय हैं उनको भी मैं दे रहा हूं, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, इनको पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों को साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।